आज के इस वीडियो में हम लोग 11वीं कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक दिगंत भाग 1 में संकलित आचार्य रामचंद्र शुक्ल विरचित निबंध कविता की परख शीर्षक पाठ के लघुत्तरीय प्रश्नों को बनाएंगे। तो आइए आगे देखें। इस पाठ के जो सबसे पहले प्रश्न हैं उसमें आपसे पूछे जा रहे हैं कि कविता के क्या उद्देश्य हैं। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, कविता का उद्देश्य मानव हृदय पर ऐसा प्रभाव डालने से है जिसमें उसके भीतर प्रेम, आनंद, हास्य, करुणा, आश्चर्य के जैसे अनेकानेक भावों का संचार होता हो। अर्थात कविता का उद्देश्य मूल रूप से पाठक के ऊपर प्रभाव डालना होता है। क्लियर? अब इसके अगले प्रश्न है कि कल्पना किसे कहते हैं। एक कवि के लिए कल्पना का क्या महत्व है। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, जिस मानसिक शक्ति से कवि ऐसी वस्तुओं और व्यापारों की योजना करता है जिसे हम अपने मन में धारण करते हैं, वह कल्पना कहलाती है। किसी कवि के लिए उसकी कल्पना शक्ति का अपना महत्व होता है। कल्पना शक्ति के अभाव में न कोई कवि हो सकता है और ना ही अच्छी कविता हो सकती है, क्योंकि इसके अभाव में कविता में अपेक्षित प्रभाव उत्पन्न नहीं किया जा सकता है जैसा कि कोई कवि चाहता है। कोई बहुत बड़ा कवि होता है तो इसका मतलब होता है कि उस कवि की कल्पना शक्ति बहुत बड़ी है। अन्य शब्दों में कहें तो जो जितना अधिक कल्पनाशील होता है वह उतना ही बड़ा कवि होता है। अतः एक कवि के लिए कल्पना अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्लियर? अब इसके अगले सवाल हैं कि उपमा क्या है। कविता में उपमा का प्रयोग क्यों किया जाता है, पाठ के आधार पर बताएं। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, उपमा शब्द का निर्माण उप और मा के संयोग से हुआ है, जहाँ उप का मतलब समीप तथा मा का मतलब मापन से है। अर्थात समीपता को मापना ही उपमा है। अन्य शब्दों में कहें तो दो भिन्न वस्तुओं में समानता दिखाना ही उपमा देना है। आप इसे उदाहरण भी समझ सकते हैं। समानता किसी के रूप, गुण अथवा प्रभाव आदि के आधार पर दिखाई जा सकती है। कविता में उपमा का प्रयोग विषय से संबंधित भावनाओं को तीव्र करने के लिए भी किया जाता है। काव्य शास्त्र में उपमा अलंकार एक प्रकार का अलंकार भी है। क्लियर? अब इसके अगले सवाल है कि आँख के लिए मीन, खंजन और कमल की उपमाएं दी जाती हैं, इसमें क्या क्या समानताएं हैं। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, उपमा वास्तव में कवि द्वारा कविता में किसी वस्तु का वर्णन कर जैसी भावना उत्पन्न करना चाहता है उसी के अनुरूप होता है। आकार में बड़ाई छोटाई देकर उपमा नहीं दी जाती है। प्रभाव की समानता के आधार पर उपमा निर्धारित की जाती है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई आँख की उपमा बादाम, आलू या आम के फांक से दे तो उपमा भद्दी होगी, क्योंकि इन वस्तुओं से सौंदर्य की अपेक्षित भावना नहीं जागती। लेकिन वहीं अगर कोई कवि आँख की उपमा के लिए कमल दल लाते हैं तो उससे रंग की मनोहरता, प्रफुल्लता और कोमलता की भावना एक साथ उत्पन्न होती है। आँख की उपमा है तो यदि मीन और खंजन का भी उपयोग किया जाए तो उससे स्वच्छता और चंचलता आदि के भाव भी प्रकट होते हैं। क्लियर? अब इसके अगले सवाल हैं, मानव ऊँट की पीठ पर घंटा रखा है, इस उक्ति के द्वारा लेखक ने क्या कहना चाहा है। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल विरचित निबंध कविता की परख शीर्षक पाठ से उद्धृत है। इस पाठ में लेखक ने कविता के औचित्य, महत्व और उसकी उपयोगिता आदि पर सारगर्भित चर्चा की है। लेखक की माने तो कविता में उपमा का प्रयोग वास्तव में कवि द्वारा कविता में किसी वस्तु का वर्णन कर जैसी भावना उत्पन्न करना चाहता है उसी के अनुरूप होता है। आकार में बड़ाई छोटाई देखकर उपमा नहीं दी जाती है। प्रभाव की समानता के आधार पर उपमा निर्धारित की जाती है, पर जो काव्य की भावनाओं में तीव्रता नहीं ला पाती है
उसे उपमा नहीं कही जा सकती है। इसी के संदर्भ में लेखक ने कहा है कि उठे हुए बादल के टुकड़े के ऊपर स्थित पूर्ण चंद्रमा के रमणीय दृश्य के लिए मानो ऊँट की पीठ पर घंटा रखा है के जैसे उपमा देना न केवल अनुचित है बल्कि व्यर्थ भी है। उन्होंने कविता में ऐसे उपमा योजना से बचने की सलाह देते हुए कहा है कि केवल भावनाओं को तीव्रता प्रदान करने वाले उपमाओं का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। क्लियर? आगे है, जौ जन तेहु बन बंधु बिछेहु पिता वचन मन तेहु नाही ओहु। इस उदाहरण द्वारा लेखक ने क्या कहना चाहा है? तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, कविता की परख इस निबंध के लेखक रामचंद्र शुक्ल का स्पष्ट मानना है कि कवियों को अपनी पारखी दृष्टि से यह मालूम होता है कि किस परिस्थिति में मनुष्य के मुंह से कैसे शब्दों का प्रयोग होता है। मतलब किसी विशेष स्थिति में मनुष्य किस तरह की बातें करता है ये कवियों को अच्छी तरह पता होता है। इसी के संदर्भ में लेखक ने तुलसीदास कृत रामचरितमानस के उक्त चौपाई का उल्लेख किया है। लक्ष्मण को शक्तिवान लगने के बाद विलाप करते हुए पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने उक्त बातें कही है। यह शोक संतप्त राम के हृदय का सहज उद्गार है। ऐसे में राम के चरित्र में दोष ढूंढना अनुचित है। ऐसा केवल वही करेंगे जिन्हें काव्य के सिद्धांतों की जानकारी बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर? अब इसके अगले प्रश्न है कि वाणी के द्वारा मनुष्य के हृदय में भावों की पूर्ण रूप से व्यंजना हो जाती है, इस कथन का आशय स्पष्ट करें। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे कि उपरोक्त पंक्ति का आशय है कि वाणी ही वह साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने मन के भावों को स्पष्टता के साथ व्यक्त करता है। भावों की व्यंजना की शक्ति ही मनुष्य को अन्य प्राणियों से अलग करता है, अर्थात वाणी ही उसे विशिष्ट बनाते हैं। भावों को व्यक्त करने वाली सांकेतिक भाषा और आंगिक भाषा भी वाणी के साथ ही अधिक स्पष्टतापूर्वक व्यक्त हो पाती है। पात्र विशेष के भावों के प्रकटीकरण में स्पष्टता लाने के लिए ही संभवतः कवि प्रत्यक्ष कथन के साथ साथ पात्र कथन का भी प्रयोग करते हैं। क्लियर? तो ये थे 11वीं कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक दिगंत भाग 1 में संकलित कविता की परख शीर्षक पाठ के लघु उत्तरीय प्रश्न और उन प्रश्नों के संभावित उत्तर। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक करें, इसे अपने मित्रों तक शेयर करें और अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समय से नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। आप देखते रहिए हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। धन्यवाद।